हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, एक बार सभी कनेक्ट हो जाए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड, वेरी गुड इवनिंग। हेलो भैया, हेलो, कैसे हो भैया? बस बढ़िया, आई एम फाइन। आप बताओ? चलो, कनेक्ट हो गए सारे। चलो वेट कर लेते हैं 2 मिनट और। 34 पे हम स्टार्ट करते हैं, 8:34। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तब तक मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ। ये मेरा पिछला बैच जो खत्म मतलब चल रहा था ना, इससे पहले जो बैच होता है उसमें हम फायरबेस कर रहे हैं। ये देखो, ये आज मैंने इंटीग्रेशन करना सिखाया है इनको, और यहाँ पे मैं रियल टाइम अपडेट्स, यहाँ पे आपके रियल टाइम नोट्स ऐड हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे कर रहे हो यूजर इंटरफेस यहाँ क्रिएट, मतलब यूजर इंटरफेस नहीं क्रिएट किया है यहाँ पे, सिर्फ हम बेसिक एडिशन स्टार्ट किया है हमने, मतलब इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे फायरबेस का। और यहाँ देखो ये रियल टाइम ऐड हो रहा है, जैसे मैं इस पर टैप कर रहा हूँ ये रियल टाइम ऐड हो रहा है। इस तरीके से फंक्शनलिटी सभी कनेक्ट हो गए। ओके गुड। सर हम लोग की डिजाइनिंग रौनक कब भैया, से ये स्टार्ट जो है? हमने जो बनाया, जैसे हम कलेक्शन रेफरेंस लेते हैं कोई, हम्म। तो उसके अंदर जैसे हमने कोई कलेक्शन के अंदर एक और कलेक्शन बना रखा है, तो कलेक्शन डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर कलेक्शन, हाँ, उसका भी डायरेक्ट कलेक्शन पाथ दे सकते हैं, रेफरेंस पाथ हाँ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ, सर क्या हम लोग की डिजाइनिंग कब से स्टार्ट होगी? डिजाइनिंग स्टार्ट होगी एटलीस्ट 2 वीक के बाद में। मतलब पहले हम डार्ट को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ ना कि क्या होता है ना कि डार्ट के बेसिक्स होते हैं जो हमको कवर करने चाहिए एज अ प्रोग्रामिंग। एज अ इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, कई लोग आपको डार्ट के बेसिक्स पूछेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले हम जो लैंग्वेज हम यूज करना चाहते हैं फ्लटर के थ्रू, तो हम उसको जान लें, उनमें डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट तो नहीं, प्रोग्रामिंग करें। मतलब बेसिकली मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, उस टास्क को हम एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग आर लॉजिक, तो लॉजिक बिल्डिंग भी हमारी स्टार्ट होगी और हम सिंटेक्स से भी फेमिलियर हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 2 वीक्स हम इसी पे रहेंगे, जिसमें हम सारी चीजें समझेंगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो बेसिक पार्ट कवर करती है आपका प्रोग्रामिंग का एंड डाट का। फिर एक और सेशन होगा एडवांस का, एडवांस डाट, जो मिड में रहेगा। जब हम डेटाबेस इंटीग्रेशन करने जाएंगे ना, तो उस समय हम असिंक, अवेट, फ्यूचर, ये सारी चीजें क्या होती है, स्ट्रीम बिल्डर क्या होता है, इन सबको समझेंगे। तो वहां पे हम एडवांस डाट को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक पार्ट हम ओके। कवर करने वाले हैं। ओके, सभी कनेक्ट हो गए ना? ओके ओके, तो एक बार अपना ऑडियो ऑफ कर दें सबके। हाँ रौनक भैया, एक मेरी क्विक रिक्वेस्ट है, मतलब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ। मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, चाहे तो सेशन के बाद मेरे को सॉल्व करवा देना, कोई इशू नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, आप सेशन के बाद मुझे पिंग कर देना, हैंड रेस कर देना, अपन उस समय डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? बस फिर आप याद रख लेना प्लीज। हाँ हाँ, आप हैंड रेस कर देना, जैसे मैं सेशन एंड करता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, कुछ एरर है तो हैंड रेस कर दो, तो उस समय आप हैंड रेस करके आप डिस्कस कर लेना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मतलब ये बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या क्या चीजें कवर कर दी है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ऊप्स को। तो जहां पे भी आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो वहां पे क्या होगा ना, एक सेकंड राइटिंग पैड ऑन हो जाए। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ओके ओके। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो क्या होता है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना। हम जो चीज आज समझ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द ही आपकी प्रोग्रामिंग रहेगी, क्योंकि यहीं से आपका सब कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है? ये क्या होता है? ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म्स। ठीक है, जिसमें एस छोटा होता है, अगर आप देखोगे ना तो कहीं पे भी आप देखोगे तो ऐसे लिखा होता है, ऊप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्मा, इसको कई लोग ऐसे बुलाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट इसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं
जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, इसलिए हम इनको पैराडिग्म्स कहते हैं। मेनली ये क्या कहता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले जो आया था C++ में आया था। जो आपकी सी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन जो C++ है, जब C++ में आया तो सबसे पहले इंक्लूजन हुआ ऊप्स कॉन्सेप्ट का, ठीक है। उसके बाद में आपका जैसे जावा आया, जितने भी लैंग्वेजेस आप मार्केट में आप देख रहे हो जो टॉप क्लास चल रही, टॉप नॉच चल रही है, उन सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उनका सबका एक ही मकसद है, टू रिमूव रिडंडेंसी, रिपीटेडनेस। इसका मतलब क्या है कि यार अगर आपको एक ही चीज को 10 बार एग्जीक्यूट करना है, 10 टाइम्स एक ही चीज को, तो इनका कहना ये होता था कि यार आप जब प्रोग्रामिंग करो ना, तो एटलीस्ट इस चीज का ध्यान रखो कि 10 बार लिखना ना पड़े, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, लेकिन 10 टाइम्स यू डोंट हैव टू राइट द कोड, डोंट राइट कोड। इससे बेटर है कि इसको आप यूटिलाइज करो, रीयूज करो। और इस प्रोसेस से हमको एक चीज पता लगती है, विच इज रिडंडेंसी हटाना, रिडंडेंसी हमारे कोड की हटाना, टू रिमूव रिडंडेंसी। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट बने ही इसके लिए है। जब जितने भी आपको यहाँ अभी अपन एक एक करके सारी चीजें समझेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस कि इसमें क्या क्या चीजें मिलती है, उनका मेन मोटिव, जो मेन सबसे स्टार्टिंग का जो मोटिव है वो यही है कि आप सब कुछ ना ऑब्जेक्ट्स में क्रिएटेड रखो। अभी हम उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, बट मेनली इसका जो थीम है ना वो आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपको कोई चीज 10 बार एग्जीक्यूट करवानी 10 अलग जगह से, तो आप वो 10 बार कोड नहीं लिखोगे, आप उसको एक बार ही लिखोगे, उसको 10 बार रीयूज करोगे, रीयूटिलाइज करोगे। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको रिडंडेंसी, रिपीटेटिवनेस इसको हटाना है, ताकि आप अपना कोड जो कन्वेंशन है, जो कोडिंग कन्वेंशन है, जो मतलब जब कोड लिखते हो तो क्लीन लिख सको, ठीक है, एक आर्किटेक्चर को फॉलो कर सको, अपने कोड को इस तरीके से लिख सको कि उसको स्केलेबल बना सको, उसको टुकड़ों में तोड़ सको, ताकि आप उस पर टेस्ट भी अच्छे से कर सको, ठीक है। तो मेन मोटिव जो था वो ये था। तो जिस भी प्रोग्रामिंग में आप देखोगे आजकल जो भी मार्केट में है, उन सभी में आपको पॉपुलरली ये कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट उनको कहते हैं, ऊप्स पैराडिग्मा कहते हैं। तो ये वो होता है। अब ये थ्योरी क्या है, ये कैसे स्टार्ट होता है, सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये जो सारी चीजें स्टार्ट होती है बाया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हम काफी चीजें समझ जाएंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, अब ये क्या चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं अपन। क्लास क्या होता है, क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि प्रोटोटाइप कहूंगा तो भी कोई गलत नहीं होगा, प्रोटोटाइप। इसको मैं मॉडल कह सकता हूँ, मॉडल। इसको मैं ढांचा कह सकता हूँ, स्ट्रक्चर, ठीक है। या मैं इसको प्रोटोटाइप हो गया, मॉडल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ब्लूप्रिंट कह सकता हूँ। होता है ना ऐसा। जब आप घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले क्या करते हो, उसका एक मैप क्रिएट करते हो, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हो कि ऐसा बनेगा। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जो सोसाइटीज बनती है, देखा है आपने सोसाइटीज जो बनती है, घर तो फिर भी आप अपने हिसाब से बनाते हो, लेकिन जो सोसाइटीज बनती है जैसे आशापूर्णा विला, देखा है आपने ऐसे सोसाइटीज। आई होप आपको पता होगा। जैसे अगर आप जहाँ पे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, तो वहां पे आप देखना जो फ्लैट्स होते हैं, अब होता है जब भी कोई बिल्डिंग डिजाइन होती है तो उसका एक फ्लैट का डिजाइन होता है, एक फ्लैट का डिजाइन होगा, हर फ्लैट का डिजाइन नहीं होगा, या एक फ्लोर का होगा, ज्यादा से ज्यादा एक फ्लैट का या एक फ्लोर का डिजाइनिंग होगा, ठीक है। हर फ्लोर की डिजाइनिंग नहीं होती है। अब क्या करना होता है उनको, इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक एक डिजाइनिंग करी, अब इसी डिजाइनिंग के बेसिस पे वो सारे फ्लोर्स क्रिएट करता है, और इस तरीके से आपकी बिल्डिंग बनती है। तो आप देखना ढांचा, जो स्ट्रक्चर जो होता है उन सारे फ्लैट्स का वो सेम रहता है। आप जैसे 7th फ्लोर पे 701 फ्लैट में रहते हो, आप नीचे फ्लैट में आना 601 के अंदर, आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, बस वो घर का ओरिएंटेशन अलग होगा, क्योंकि उसको उन्होंने अपने हिसाब से यूज कर रखा है। 501 में आओगे तो आपको लगेगा कि यार दिखने में तो वैसा ही है, लेकिन उसने अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर रखा है, बट वही सेम एरिया होगा, वही सेम यूटिलाइजेशन होगा, कुछ भी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट नहीं होगा। इवन आप सोसाइटीज में जाओगे तो सोसाइटीज में क्या होता है, जैसे आपने ये एक सोसाइटी बनी हुई है आशापूर्णा विला करके, ठीक है।
इसमें ऐसे घर बने हुए हैं, यहाँ रोड है, यहाँ रोड है, यहाँ घर बने हुए हैं, ठीक है, ये डिवाइडेड है, यहाँ एक अलग, यहाँ एक अलग, यहाँ एक अलग, यहाँ एक अलग, ऐसे देखा है ना आपने। आई होप आप सभी समझ पा रहे हो। तो एक घर की डिजाइन बनाई गई थी कि भाई घर अंदर से कैसा होगा, फिर उन्होंने उसी के स्पेस में काटा। अब इसमें भी समझना, ये जो घर है ये है 50x60 के प्लॉट्स है, ठीक है। यहाँ जो घर है वो है 80x60 के प्लॉट्स हैं। तो इसका एक डिजाइन होगा और इसका एक डिजाइन होगा, और इसी डिजाइन के बेसिस पे ढांचा बना दिया इन्होंने, स्ट्रक्चर बना दिया। अब उनको बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसी डिजाइन के बेसिस पे वो क्या करेंगे, सारे घर बना देंगे एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे दिखने में होते हैं वो। दिखने में आप देखना बिल्कुल एक जैसे होंगे, अंदर का जो ओरिएंटेशन होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। बस डिजाइन फॉर्मेशन में क्या चेंज होगा कि भाई अगर ये साइज इसकी अलग है और ये साइज इसकी अलग है तो ये अलग अलग फॉर्मेशन में होंगे, तो इसलिए इनकी डिजाइन अलग बनेगी, क्योंकि इसमें स्पेस कम है, इसमें स्पेस ज्यादा है, तो उसके हिसाब से इसका मैप क्रिएट होगा, उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ठीक है। अब मैं आपको सब में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कार बनती है, सपोज दैट हम एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं लेता हूं जैसे ऑडी, ऑडी Q7 फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा कोई मॉड्यूल, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा इसमें कम इंटरेस्ट रखता हूँ। आई होप Q7 करके मॉडल होगा ऑडी का, सपोज करो कि कोई है Q7 नाम से। तो जब ये Q7 नाम से मॉडल आया होगा ना, तो इसकी मॉडलिंग हुई होगी पूरी कार की, कि ये कार कैसी होगी, ठीक है। इंटीरियर वाइज, लुक वाइज, हर चीज का डिजाइन इसमें उन्होंने मैनेज किया होगा, व्हील्स कैसे होंगे, सब कुछ। बट आपको पता है कि अगर आप आज Q7 लेने जाओगे ना, तो इस पे दिमाग थोड़ा ना लगाएंगे। Q7 का मॉडल बना हुआ है, और उस मॉडल के बेसिस पे उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर दिए Q7 के। तो ये जो मॉडल था, ये क्या था, एक प्रोटोटाइप ही तो हुआ इसका। तो उनका टाइम बच गया ना। आप समझो कि अब आप अपनी क्वेरी लेके आ रहे हो कि मुझे तो ऑडी Q7 चाहिए, तो वो दिमाग लगाएंगे ऑडी Q7 को कैसे बनाए, वापस जो उन्होंने पहले Q7 में दिमाग लगाया था वो वापस हर बार लगाएंगे, हर बार वो चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उनका टाइम जाएगा, उनकी एनर्जी जाएगी, उनका लेबर वर्क ज्यादा होगा। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो मशीन का वर्क है वो तो रहेगा ही रहेगा, एग्जीक्यूशन तो वैसा का वैसा होगा क्रिएशन के टाइम में। लेकिन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो आपका लेबर वर्क है, जो हर टाइम यूज में आ रहा है, वो बचाया जा सकता है अगर हम एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर दें और फिर उसी के बेसिस पे हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें, हमारे उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, गेटिंग माई पॉइंट। तो यही रियल लाइफ की एक प्रॉब्लम थी। तो इधर ये समझ में आया कि यार, इसको एक और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे गॉड को आप बिलीव करते हो, गॉड में आप बिलीव करते हो, गॉड में आप, हर कोई अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से बिलीव करता है, तो मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रहा कि आप किस गॉड में बिलीव करते हो। और जो गॉड में बिलीव नहीं करता है वो क्रिएटर में बिलीव करते हैं, सपोज दैट। तो आपको भी पता है कि हमारी दुनिया को किसी ने बनाया होगा, ऑब्वियसली बनाया होगा ना, तभी तो इतना परफेक्टली उन्होंने सारी चीजों को डिजाइन कर रखा है कि ये ऐसा दिखेगा, ये वैसा होगा, हर एक चीज में इतनी बारीकी से डिटेलिंग कर रखी है कि आप अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो कर ही नहीं सकता, लाइफ टाइम में ऐसा नहीं सोच सकता कि वो एक दुनिया को बना सके। तो कोई ना कोई तो है जिसने ऐसी चीज को डिजाइन किया है, ऐसी चीज को क्रिएट किया है। अब आप समझो, एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं, ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर भी आपको, ह्यूमन बीइंग कहां से मिलता है आपको, लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग होते हैं, उसमें आपको एक ह्यूमन कैटेगरी मिलती है, उसमें आपको मेल फीमेल मिलता है। अब समझो एक मेल कैटेगरी को लेते हैं या फीमेल को, किसी को भी आप ले लो, ठीक है। कितने सारे डेली के, कितने सारे क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं दिन डेली के, आप देखो, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो सिमिलरिटी है ना। आज अगर आप ह्यूमन को देखो, मेल को देखो, तो सब में सेम चीजें हैं, बस उनका दिखने का थोड़ा सा वे जो है वो अलग है। उनका कलर फेयर या डार्क हो सकता है, उनका हाइट बड़ी छोटी हो सकती है, उनका वेट कम ज्यादा हो सकता है, तो ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। बट अगर हम बेसिक देखें तो हर एक के पास में 2 आंख होगी। कभी ऐसा रेंडमाइज होता है कि किसी के पास 4 आंख आ रही है, किसी के पास 3 आंख आ रही है, किसी के पास 10 आंख आ रही है, ऐसा नहीं होता। ऑन एंड रैंडम हम देखें तो जो क्रिएटर भी है उसने भी क्या किया होगा, उसके इजीनेस के लिए उसने मेल की ना एक क्या बना रखी होगी, प्रोटोटाइप बना रखी होगी, या ढांचा क्रिएट कर रखा होगा कि मेल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फीमेल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एनिमल्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये तो मैं लिविंग बींग्स की बात कर रहा हूँ। दुनिया में जाओगे तो बहुत हर एक चीज की डिटेलिंग है,
ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक का ढांचा बना रखा है, और दुनिया में रन टाइम में अभी जब अपन ये क्लास ले रहे हैं ना 1 घंटे में या 1 मिनट के अंदर, तब भी आप देखना कितने लोग इस 1 सेकंड में पैदा हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे वो एनिमल हो, क्रिएशन हो रहा है। ठीक है। तो अब जब ये क्रिएशन कर रहा है तो कौन कर रहा है? क्रिएटर कर रहा है। अब क्रिएटर कैसे करेगा? क्रिएटर अगर बार बार ये दिमाग लगाएगा कि मेल कैसा होगा, तो उसका मैनुअल वर्क जाएगा, उसका सारा चीज जाएगा, जो एक बार वो दिमाग लगा चुका है कि मेल में ये चीजें होती है मेनली। बस डिफरेंशिएशन करना है कि उसमें अलग अलग चीजें हम अलग अलग वैल्यूज के साथ अपडेट करवा सकते हैं। जैसे किसी का कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे ना, कि उसकी आंखें पतली है, किसी की आंखें मोटी है, किसी की आंखें ब्रॉड है, किसी का आईब्रो ब्रॉड है, किसी का आईब्रो ऐसा शॉर्ट है, तो उससे उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फेशियल वे है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। किसी के डिंपल्स हैं, किसी के डिंपल्स नहीं है, तो ये आपके हार्मोनल इफेक्ट जो है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर हम कॉमन पार्ट में देखें तो कॉमन पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जो एक ह्यूमन में होता है। तो उसने क्या कर रखा है, ह्यूमन क्लास के मेल क्लास की मेल की एक्चुअल में एक प्रोटोटाइप बना रखा है। और जैसे ही कोई नया ह्यूमन बर्थ मतलब मेल बर्थ लेता है, तो उसी का ना एक प्रोटोटाइप का प्रोडक्ट क्रिएट होता है और वहां पे डिलीवर कर दिया जाता है विद डिफरेंट वैल्यूज। जैसे आप कार लेने भी जाओगे, तो मैं गया और आप भी गए मेरे साथ साथ में, आपने कहा कि मुझे तो ब्लैक कलर की चाहिए, मैंने कहा मुझे व्हाइट कलर की चाहिए। कार तो वही है। अब क्या उसके लिए अलग से मेहनत करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसी का प्रोटोटाइप ही तो क्रिएट करना है। जो प्रोटोटाइप क्रिएट करेगा तो अपने एट्रीब्यूट्स अलग अलग भेज देगा, मेरे केस में अलग भेजेगा, आपके केस में अलग भेजेगा। तो दो प्रोटोटाइप से दो चीजें क्रिएट होके आएगी, एक होगी आपके हिसाब से, एक होगी मेरे हिसाब से। बट उसको मॉडल को बनाने में टाइम नहीं जाएगा, मॉडल पहले से क्रिएटेड है, उसमें चीजें चीजें जो चेंज की जा सकती है, यानी कि जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसी कार में ये चीजें चाहिए। अब आप कार में भी देख दो ना, वेरिएशंस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कि मुझे तो सबसे लेटेस्ट वो चाहिए। इसमें मॉडल में मॉडल नहीं कहते इसको, वेरिएंट। कार में आप देखो वेरिएंट मिलते हैं, सबसे बेस वेरिएंट, फिर होता है सबसे लार्जेस्ट वेरिएंट जिसमें सारी चीजें मिलेगी आपको। तो कॉस्टिंग भी उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। जैसे अगर एक नॉर्मल ऑडी को लेने जाओगे तो आपकी सपोज दैट ऑन एन एवरेज में ले रहा हूँ, सपोज दैट 50 लाख लगती है। तो अगर जो उसका सबसे हाईएस्ट वेरिएंट होगा उसमें आपको 80 लाख रुपीज देने पड़ेंगे या 90 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, या इससे भी ज्यादा हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। तो आप जितने एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हो उसके हिसाब से हो रहा है। फिर आपको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइजेशन मतलब अलग अलग आप एट्रीब्यूट्स उसमें प्रोवाइड कर रहे हो। बट वो रहेगा तो क्या, ऑडी Q7 का मॉडल ही रहेगा ना। अगर आप कोई भी दूसरी ऑडी Q7 में बैठोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अगर आपने कोई पहली Q7 में बैठे हो, बस उसमें आपको ये लगेगा अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे ही वापस आता हूँ यहाँ पे, आप किसी भी फ्लैट में चले जाओ, किसी भी सोसाइटी में, जो सोसाइटी एक जैसे घर बनाती है उसमें चले जाओ, तो आप जब उस सोसाइटी के एक जैसे घर में किसी दो घर में जाके आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम घर है, एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही है अंदर से, बस उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन कर रखा है। किसी ने कुछ अलग तरह का सोफा लगा रखा है, किसी ने अलग तरह से सोफे को डिजाइन कर रखा है, किसी ने टीवी कहीं और बना रखी है, मतलब लगा रखी है, किसी ने ड्राइंग रूम किसी और को क्रिएट कर रखा है, किसी ने ड्राइंग रूम को डिवाइड कर रखा है। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें दोनों रूम दोनों घर का, तो सेम रहेगा। तो यहाँ आप बताना क्या चाहते हो इतने सारे एग्जाम्पल लेके? मैं बताना ये चाहता हूँ कि अपने रियल लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, हमने इसको कैसे रिजोल्व किया, हमने इसका एक स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप ऐसा ना एक मॉडल या कह सकते हैं ब्लूप्रिंट क्रिएट किया जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं। और फिर रन टाइम में क्या कर रहे हैं, हम उसको जब भी उस जैसा कोई चीज बनानी है तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे वो प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या ये चीज हमारे प्रोग्रामिंग में नहीं आ सकती? क्योंकि अभी हमारी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यही तो है कि हम 10 बार कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ में, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ में, लेकिन हमको 10 बार कोड लिखना नहीं है। अगर पैटर्न सेम है, अगर वो टाइप सेम है, तो क्यों ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जिससे कि मैं इसको बार बार लिखना ना पड़े, डिफरेंट वैल्यूज के बेसिस पे डिफरेंट एग्जीक्यूट हो और हमारा डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करे एक ही टाइप के पैटर्न में। तो उस केस में हम यूज करते हैं क्लासेस। तो क्लासेस नथिंग एल्स बट अ प्रोटोटाइप, या इसको बहुत बेस्ट तरीके से समझाऊं मैं अगर आपको, तो इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और रन टाइम में जो इसको यूज करता है वो हम डेवलपर होते हैं, हमको पता है कि 10 जगह यूज में आएगा, तो हमने इसीलिए तो इसकी क्लास बनाई है। तो हम जब यूज करते हैं तो हम इसका क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मतलब इस जगह पे मुझे इस क्लास की जरूरत पड़ रही है इसके लिए, तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इस जगह पे मुझे इस क्लास की जरूरत पड़ रही है तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। फिर तीसरी जगह और जरूरत पड़ी
तो मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। फिर चौथी जगह और जरूरत पड़ी तो फिर से उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं कि भाई जो चीज बार बार अगर एग्जीक्यूशन में आ रही है, जो एक लॉजिक आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये चीज एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो क्यों ना मैं इसका एक क्लास क्रिएट कर देता हूं। और क्लास क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसकी क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। अब क्लास कंटेंट क्या करता है, क्लास में एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो हम क्लास का एक छोटा सा ना डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि डिक्लेयर कैसी होती है क्लास, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास। तो सबसे पहले आता है आपका क्लास कीवर्ड। यस, आपको पहले क्लास लिखना पड़ेगा ऐसे, क्लास सी स्मॉल होगा, ठीक है। देन फिर आता है आपका क्लास का नाम। हियर वी नीड टू डिफाइन द नेम, क्लास नेम। फिर आता है आपका कर्ली ब्रैकेट, और फिर आता है कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। कर्ली ब्रैकेट्स क्या है, इनको हम बोलते हैं स्कोप। ये जो आप यहाँ कर रहे हो ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये किससे डिफाइन हो रहा है, इस क्लास के स्कोप रिजोल्यूशन से। ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ये डिफाइन करते हैं क्लास में आपने क्या करना है। अब क्लास के अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं, तो क्लास के अंदर हम फील्ड यानी कि आगे मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स, क्योंकि लॉजिक भी तो बिल्ड करना पड़ेगा। अभी आपको मैं दो चीजें बताता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि ऐसा क्यों होता है। फिर आता है कंस्ट्रक्टर्स, मतलब क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स, फंक्शंस या मेथड उनको बोल सकते हो आप, मेथड्स, या किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको फंक्शंस बुलाया जाता है। एंड और भी बहुत सारे होते हैं, तो कुछ कॉमन में बता रहा हूँ, गेटर सेटर्स। इन सबको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स, मल्टीपल मेथड्स एंड फंक्शंस एंड गेटर सेटर्स। तो एक क्लास के अंदर ये सारी चीजें कलेक्टिवली आप लिखते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है कोई भी लॉजिक बिल्डिंग का, जो आप लॉजिक लगाते हो, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में होता है फंक्शन क्रिएशन में। जहां फंक्शन क्रिएट करते हो, फंक्शन के अंदर आप एक लॉजिक बिल्ड करते हो। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। हम जब क्लास क्रिएट करते हैं, सपोज दैट ये एक यूजर है, ठीक है। यूजर की हमने क्लास क्रिएट करी, यूजर नहीं बोल सकते मैं इसको, मैं यूजर की जगह एक मैन कर देता हूँ, ठीक है। मैन की एक क्लास बनाई। अब मैन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, हैंड्स होंगे, लेग्स होंगे, हार्ट होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है। एंड मैनी मोर। और इनमें क्या होंगे, कुछ फंक्शंस भी होंगे, जैसे कि हैंड्स की हेल्प से वो कुछ काम कर रहा है, तो हैंड्स की हेल्प से क्या कर सकता है, वो ड्राइविंग कर सकता है। देन लेग्स की हेल्प से वो वॉकिंग कर सकता है। मतलब जो एट्रीब्यूट्स आपने अपनी इस क्लास में डिफाइन किए हैं वो बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देन हार्ट की हेल्प से वो इनहेलिंग कर सकता है, या ब्लड सर्कुलेशन कह सकते हैं अपन। मतलब मैं आपको बहुत डिटेल में ले जा रहा हूँ इस चीज को समझाने के लिए। मतलब ये अपने रियल लाइफ में है ऐसी सेम चीज, क्योंकि आपकी मशीन भी तो ऐसे ही काम कर रही है। एक सेकेंड, कोई मेरे मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अलग होता है क्या आपकी बॉडी से? सेम ही होता है। मैं भी वैसे ही वॉक करता हूँ जैसे आप वॉक करते हो, मैं भी वैसे ही ड्राइविंग करता हूँ, बस हमारा एक फ्लेवर अलग अलग होगा, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा। वो हमारे दिमाग में हमारे साथ साथ एक मशीन लर्निंग भी है, पता है आपको। ये जो अपन कोड लिख रहे हैं ना, इसमें मशीन लर्निंग नहीं है, इसमें जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है वही चीज एग्जीक्यूट हो रही है। हमारे पास में एक ब्रेन है, ब्रेन के साथ में हमारा एक बैकअप है, इसको कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हमारा क्या होता है कि हमारी लर्निंग होती है, वहां स्टोर्ड होती है, तो वो चीज एडिशनल है। उससे क्या होता है कि भाई हमारी डिफरेंट वे ऑफ ड्राइविंग हो सकती है, डिफरेंट वे ऑफ वॉकिंग हो सकती है, क्योंकि मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि यार ये ड्राइविंग वे इफेक्टिव है। किसी ने नहीं सीखा तो वो नॉर्मल तरह से ड्राइविंग कर रहा है, तो हम दोनों की ड्राइविंग में जो तरीका है वो सेम रहेगा। वो भी ड्राइविंग कर रहा है उसी तरीके से, वही ऑब्जेक्ट्स
उस मैन क्लास को यूज करते हुए वो ड्राइविंग कर रहा है, और वही मैं भी कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बंदा भी कर रहा है, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? उनकी लर्निंग का फर्क होगा। जो आजकल आप देखते हो कि ऐसे डेटा डेटा इंजीनियरिंग के मॉडल्स क्रिएट होता है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसके बेसिस पे ऐसे मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं जो अपने आप सिचुएशन के बेसिस पे रिएक्ट करें। तो आप जो रोबोटिक्स देख रहे हो ना, आजकल आप देख रहे हो ना कि नया नया कोई बहुत बड़ी कंपनियां ऐसे टेस्ट करवाती है कि ये हमारा रोबोट है, ये किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो उसके पास और क्या है? मशीन लर्निंग ही तो है। उसको डेटा दे रखा है कि नॉर्मली एक यूजर किस तरीके से रिएक्ट करता है, और ये मशीन लर्निंग सबसे पहले हमारे पास में है। हमारा माइंड भी इस तरीके से चैनलाइज होता है। आपको पैदा होने से पहले पता थोड़ा ना था कि दुनिया में कैसे रहना है। आप डे बाय डे सीख रहे हो ना। आज भी कोई नहीं कह सकता कि लाइफ में कैसा जीना चाहिए। हर एक की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस को ओवरकम करके वो जीना सीखता है। तो लर्निंग ही तो है। आप एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो चाय के कप में हाथ डाल देगा, बट आपके सामने वो चाय का मग पड़ा होगा ना, आप नहीं डालोगे। आप पहले कप के ऊपर हाथ रखोगे और टेस्ट करोगे ऐसे करके कि गर्म तो नहीं है। आप नहाने जाओगे तो बाल्टी में गर्म, आपने गीजर के हेल्प से गर्म पानी कर रखा है, बट आप पहला मग्गे से नहाने से पहले आप क्या करोगे? बाल्टी को चेक करोगे ज्यादा गर्म तो नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये लर्निंग ही तो दी है आपने डे टू डे लाइफ में। आप जब बच्चे थे तो आपने ये चीज करी होगी, आपने गलती से हाथ डाला होगा या किसी और को देखा होगा ऐसा करते हुए, उसका हाथ जल गया होगा या उसको मतलब क्या कहते हैं, पेन हुआ होगा, तो आपने एक लर्निंग रखी कि पहले चेक करना चाहिए हमेशा कप में कि कप गर्म है कि ठंडा है। तो उसके हिसाब से हम आगे का चीज चैनलाइज करेंगे। तो ये लर्निंग आप अपने आप को देते हो, कभी आप किसी चीज से लेते हो या फिर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके ये चीज करते हो। तो ये नॉर्मल लाइफ में होती है। मैं मैन की जो ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं कि जो मशीन लर्निंग वाला हमारा फेज है वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो सब ड्राइविंग एक जैसी करेंगे, वॉकिंग एक जैसी करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन एक जैसा ही होगा। ठीक है, देन मल्टीपल ऐसे क्या कर रही है हमने एक्शंस पे, मल्टीपल इवेंट्स पे कैसे एक्शन परफॉर्म होंगे। तो ये जो है सारे ये आपके फंक्शंस हैं, और ये जो सारे ये आपके क्या है? फील्ड्स हैं। तो ऐसे ही हमारे क्लास के अंदर भी यही होता है जो अपन ने यहाँ देखा ना, फील्ड्स। फील्ड्स का काम समझ में आया? मल्टीपल चीजों के लिए हम फील्ड्स को क्रिएट करेंगे, मल्टीपल चीजों को हैंडल करने के लिए, मल्टीपल एट्रीब्यूट को एक क्लास में हैंडल करने के लिए, और उनके ऊपर क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी। तो डिफरेंट डिफरेंट हम क्या करेंगे? फंक्शंस क्रिएट करेंगे जिनका अलग अलग रोल होगा। ठीक है, देन कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है? कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए आपको पहले फंक्शन को समझना पड़ेगा, फिर हम कंस्ट्रक्टर पे आएंगे। कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में आपके वेराइटी को डिफाइन करने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि आपको ब्लैक कार चाहिए, मुझे रेड कार चाहिए। आपको लेटेस्ट वेरिएंट चाहिए, मुझे सेमी वेरिएंट चाहिए। तो ये जो एक ही प्रोडक्ट के अंदर, एक ही प्रोटोटाइप के अंदर जो मल्टीपल फ्लेवर क्रिएट कर रहे हैं बाय गिविंग आर वैल्यूज, तो उसको कौन हैंडल करता है? उसको हैंडल करता है कंस्ट्रक्टर। आगे जब अब इसको हम डिटेल में, मतलब इनका एक्चुअल में ना सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। तो ये रियल लाइफ से एज इट इज कनेक्टेड है। अगर आप उस रियल लाइफ से इसका एग्जांपल लेके समझोगे ना, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर उससे लेके समझे ना, तो आगे चल के भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब वापस आ जाता है यहाँ पे। अब मेरे को दो चीजें आपको समझानी है जो कि आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होंगे कीवर्ड्स और एक होंगे आइडेंटिफायर्स। ये सबसे पहले ध्यान जरूर देना इस चीजों पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हर प्रोग्रामिंग में मिलेंगे। देखो, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, जैसे सपोज करो कि आप, मैं नॉर्मल लैंग्वेज की बात करता हूं, तो हिंदी लैंग्वेज किसी ने बनाई होगी ना, किसी ने तो बनाई होगी हिंदी लैंग्वेज कि आप इस तरीके से बोलोगे, आपको यही करना होगा, तो सामने वाले को ये पता लगेगा। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का ये फर्क होता है, बड़ी ई की मात्रा का ये फर्क होता है। हर हर एक में डिफरेंस आ जाता है ना बोलते वक्त ही। इंग्लिश में भी ग्रामर होती है सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जिसने भी, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। तो किसी ना किसी ने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन किया होगा। तो जब उसने डिफाइन किया होगा तो अपनी बेटरमेंट के लिए कुछ आइडेंटिफायर्स लिए होंगे। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है? कुछ नाम दिए होंगे कुछ चीजों को। कोई चीज अगर वो ले रहे हैं तो उसको रिकॉल करने के लिए, उसको याद रखने के लिए उन्होंने उसका कुछ नाम दिया होगा, ताकि उनको बार बार उसको लिखना ना पड़े, आप वो ऑटोमेटिकली उसके नाम से उसको कॉल कर सके। तो वो जो प्रोग्रामिंग के अंदर उन्होंने जो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए होंगे, वो कहलाते हैं कीवर्ड्स।
जब आप प्रोग्रामिंग करते हो उसी लैंग्वेज के अंदर, जिस भी लैंग्वेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा एज अ डेवलपर उस लैंग्वेज को यूज करते हुए, तो मैं अपनी बेटरमेंट के लिए, जैसे मैं क्लास का नाम दूंगा, जैसे अभी आपने देखा ना, तो यहाँ जो क्लास है, क्लास, फिर क्लास का नाम आ गया जैसे कि यूजर, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जो क्लास है ना वो एक है कीवर्ड है, और जो यूजर है ना वो एक आइडेंटिफायर है। मतलब यूजर क्यों लिखा आपने? मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा ना। यहाँ पे कोई दूसरा बंदा कोई और भी लिख सकता था, वो तो मुझे यहाँ पे एक यूजर टाइप का क्लास क्रिएट करना है, मुझे रिक्वायरमेंट लगी तो मैंने यूजर नाम से बनाया ताकि मैं उसको याद रख पाऊं। अब यहाँ पे चाहिए मुझे यूजर है और मैं वहां पे मशीन नाम से क्लास बना दूं तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिलेवेंट नाम लेते हैं। भाई मैं यहाँ पे जैसा काम कर रहा हूँ वैसा नाम दूंगा, ये हमेशा ध्यान रखना। इसको कहते हैं हम नेमिंग कन्वेक्शन। नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आप जब भी कोडिंग करते हो ना, नेम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं यहाँ लिखने को ऐसा भी लिख सकता था, क्लास यू, बट ये तरीका सही नहीं है। क्लास ए, ये तरीका सही नहीं है। जैसा काम कर रहे हो, जिस टाइप की क्लास बना रहे हो, उस टाइप का नाम देना जरूरी है ताकि आप उस नाम से आइडेंटिफाई कर सको कि इसका काम क्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब आप वापस इस पे आते हैं कि यार ये जो क्लास है ना, ये क्लास लिखना पड़ता है आपको ये बताने के लिए कंपाइलर को कि यहाँ पे आप एक क्लास क्रिएट किए हो। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। जैसे आप फंक्शन बनाओगे तो वहां रिटर्न टाइप होंगे, वहां डेटा टाइप्स होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स होंगे। तो इस तरीके से जो भी प्री डिफाइंड एक क्लास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको मिलते हैं, जो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आए होंगे जब वो लैंग्वेज बनी होगी, तो वो कहलाते हैं कीवर्ड्स। अब हमेशा ध्यान रखना कि यू शुड नेवर यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर्स। मतलब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि मैं कोई आइडेंटिफायर बना रहा हूं मेरे लिए और उसमें उसका नाम जो मैं ले रहा हूं वो मेरे ना कीवर्ड्स के हिसाब से ले लिया मैंने। जैसे मैंने लिखा क्लास और मैंने इसका नाम भी क्लास दे दिया, तो ये आपको मना कर देगा, नहीं आप ये नहीं दे सकते, और ये देना भी नहीं चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड वे। समझ में आया? और ये कोई भी प्रोग्रामिंग में चले जाओ, अभी अपन डार्ट पे नहीं आए, अभी बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में चले जाओ, इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। समझ में आएगी ये चीज? अब हम आते हैं कि यार आपने क्लास बनाई। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्लास क्यों बनाते हैं समझना इस चीज को। हम क्लास क्रिएट करते हैं टू अवॉइड रिपीटेटिवनेस, यानी कि रिडंडेंसी को हटाने के लिए। कोई अगर लॉजिक बार बार लगाना है तो मैं उसको क्लास में डिफाइन कर सकता हूं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस सारे हर जगह पे मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को या उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स को यूज कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा चीज, हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाने के लिए भी क्लास क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। मतलब ये क्या चीज हुई? अभी देखो हम वेरिएबल्स पे जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी यूजर डिफाइंड मतलब मेरे यूजर मतलब कौन हो गया यहाँ पे? यूजर मतलब वो यूजर नहीं जो हमारा एंड यूजर है, जो हमारी ऐप को चलाएगा। मैं यूजर डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि जिसने लैंग्वेज नहीं बनाई है लेकिन वो लैंग्वेज को यूज करते हुए अपने हिसाब का एक डेटा टाइप बना रहा है ताकि वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सके एक साथ। तो उसके लिए भी आपका क्या यूज में आता है? क्लास क्रिएशन यूज में आता है। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? अब हम आते हैं, क्लास तो ऐसे क्रिएट होती है, आपने बता दिया कि क्लास बनाया आपने जैसे कि मैन, और इसमें आपने एट्रीब्यूट्स बता दिया अपने क्लास के, जितने फील्ड्स हैं, देन उनके अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आ सकती है। अब इसको यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे, यानी कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी हमको इस क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो जहां पे भी जरूरत पड़ेगी ना वहां पे हम क्या करेंगे, न्यू। ये पुराना तरीका है, नया तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं पुराना तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कभी आपको ऐसा दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये अब ओमिट हो चुका है, अब ये नहीं आता जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट पहले ये आता था। उसका मतलब होता है रन टाइम एलोकेशन। न्यू मतलब आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली एक रन टाइम मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। ठीक है, तो न्यू
और क्लास का नाम क्या है? मैन। मैन। और पीछे आता है ये ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, और ये आता है सेमीकोलन। इस तरीके से पहले होता था। अब कैसे होता है? ये पुराना तरीका है, ओल्ड वे। अब न्यू को ओमिट कर दिया गया है, न्यू लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्लास का नाम लिखना है और पीछे ऐसे ब्रैकेट्स लगा देना है। एक्चुअल में ये और कुछ नहीं है। ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उस क्लास का जो सबसे पहला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो उसका कंस्ट्रक्टर होता है। समझ में आया? इतना याद रखना है। मैं वापस इस जगह पे आऊंगा क्योंकि इसके लिए पहले अपन को फंक्शन समझना पड़ेगा, और फंक्शन को समझने से पहले हमको डेटा टाइप्स और इनको समझना पड़ेगा। तो इतना आइडिया हुआ आपको कि भाई क्लासेस क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, क्यों हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्यों हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हेलो 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 सर, हाँ हेलो हाँ सर। हाँ, बोलो। सर आपने जो मैन के साथ वो ब्रैकेट्स बनाए हैं, थोड़ा हाँ, वो एक्सप्लेन कर दीजिए, वहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है। कौन सा? ये ब्रैकेट्स जो बनाई है? हाँ जी, जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बता रहे थे ना, ये ओल्ड वे देखो वाला। फंक्शन कॉलिंग होती है, और ये यहाँ पे कोई फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये स्पेशल फंक्शन है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। इसको समझने के लिए पहले आपको फंक्शन को समझना पड़ेगा। फंक्शन समझेंगे फिर अपन कंस्ट्रक्टर पे आएंगे। ठीक है राघव? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, अभी आप सिर्फ इसको समझो कि इस तरीके से फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इस तरीके से क्लास क्रिएट होती है, और जब भी हम उसको क्लास को यूज करेंगे तो हम इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये पुराना तरीका है एंड दिस इज द न्यू वे। ठीक है, अब इससे सबसे पहले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझने के बाद सबसे पहला जो काम करना है वो आपको समझना है द यूज ऑफ वेरिएबल्स। कोई मुझे बताएगा वेरिएबल्स क्या होता है? यू कैन ट्राई। नाम से काफी ज्यादा काम पता चल रहा है इसका। एनीबडी वांट टू से? आप चैट में बता सकते हो मुझे वेरिएबल्स क्या होता है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टू स्टोर एनी वैल्यू विच कैन वेरी इन फ्यूचर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरिएबल्स के दो रोल होते हैं। एक रोल होता है स्टोर करना, किसको? वैल्यू को। और दूसरा क्या होता है कि वेरी करना। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो रन टाइम में आप चेंज भी कर सकते हो। बिल्कुल सही, आप ऐसा कर सकते हो। तो वेरिएबल्स बनाते क्यों हैं भाई साहब? वेरिएबल्स बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमको? देखो, अब समझना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छे से, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे एक वैल्यू है मेरे पास में, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारा हेक्स कोड होता है। ठीक है, ये कलर कोड होता है, इसको कलर कोड कहते हैं अपन। और ये जो कलर है RGB, ये ग्रीन कलर है। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मेट होता है RRGGBB, एंड दिस इज फॉर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो अब ना ये कलर मुझे मेरे, सपोज दैट आगे जब आप काम कर रहे हो तो आपको अपने पूरी एप्लीकेशन के अंदर या पूरे उस पेज के अंदर 10 जगह यूज करना है इस कोड को। ये जो कोड लिखा है ना आपने, ये जो मैंने आपको कोड दिखा है, इसको आपको 10 जगह यूज करना है। तो आप क्या करोगे? इसको याद रखोगे और सब जगह इसको लगाओगे। ठीक है, सपोज दैट 100 बार हुआ तो 100 बार लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा वो कहता है कि आप, मेरे पास भी तो मेमोरी एलोकेशन है ना, रन टाइम। मैं भी तो रन टाइम मेमोरी एलोकेट कर सकता हूं। तो क्यों ना आप अपनी वैल्यू को मेरे पास में स्टोर करवा दो, ताकि आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को याद ना रखना पड़े अपनी प्रोग्राम के अंदर। जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग में आप लॉजिक तो बिल्ड करोगे, वो तो आपका ठीक बात है, लेकिन लॉजिक किस पे बिल्ड होगा? वैल्यूज के ऊपर। और वो वैल्यूज 10-20 बार काम में आ रही होगी। तो उनको याद रखने से बेटर है कि आप मुझे ये काम दे दो, मैं इसको एक जगह पे स्टोर कर दूंगा। जब भी आप इसको कॉल करोगे तो मैं आपके पास में वैल्यू लेके खड़ा हो जाऊंगा। तो बिल्कुल सही बात कही इसने कि भाई यार ये तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा काम। बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमको ये स्टोर करवाना है तो अब ये जो कोड है ये हमारा स्ट्रिंग में स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब स्ट्रिंग क्या होता है इसको भी समझते हैं। पहले आपको ये समझते हैं कि कोई भी वेरिएबल में इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ
ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मुझे 100 बार इसको यूज करना है, तो मैं इसको 100 बार याद नहीं रखूंगा, मैं किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल को क्या क्या चीजें चाहिए ये भी तो पहले जानना पड़ेगा। तो जब एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना, तो उसमें डिफाइन करना होता है आपको डेटा टाइप्स। डेटा टाइप से नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा ये स्टोर करेगा, इट इज डिफाइंड बाय डेटा टाइप। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर ऊपर यहां पे एक चीज बोली थी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बिल्कुल, ये जो डेटा टाइप होंगे, यहाँ पे आपके यूजर डिफाइंड भी आ सकते हैं और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी आ सकते हैं। तो पहले प्री डिफाइंड देख लेते हैं, जो मोस्टली केसेस में बहुत यूज में आते हैं, विच इज नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियन, ये हो गया हमारे पास में। देन यहाँ पे हम ले सकते हैं नंबर्स में ही ना अपन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। कैरेक्टर। हाँ, कैरेक्टर्स आपका इसमें आ जाएगा। और क्या हो सकता है, और यहाँ पे कलेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि लिस्ट हुआ, मैप्स हुए, वैसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। अब आते हैं नंबर्स में। नंबर्स में सिर्फ स्पेसिफाइड क्या होता है, नंबर्स में आप देखो क्या होता है, 0 1 2 ऐसे ही होता है 9 तक। अगर 9 तक कहाँ होता है, 10 भी होता है, 11 भी होता है। आप देखो ना, उन सब भी नंबर के अंदर आपको कॉमन क्या मिलेगा, 0 से 9 की तो कैरेक्टर मिलेंगे, मतलब 0 से 9 की तो डिजिट्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई और वर्ड, अगर आप कोई भी नंबर मुझे लाके दो, 0 से 9 के बीच में कोई और होता है क्या? जैसे आपने लिखा कि भाई यार ये नंबर है 995, तो 9 क्या है 0 से 9 के बीच में, 9 क्या है 0 से 9 के बीच में, 5 क्या है 0 से 9 के बीच में। तो ये जो टाइप होता है इसको कहते हैं हम इंटीजर। समझ में आया? अब जो इंटीजर होते हैं वो आपके होल नंबर्स को स्टोर करते हैं। होल नंबर्स मतलब क्या हुआ, जैसे 995 है, सपोज करो 995.50 हुआ, तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो पॉइंट की वैल्यू के लिए यूज में आता है, जैसे यहाँ पे इंटीजर हुआ, पॉइंट की वैल्यू के लिए यूज में आएगा आपका फ्लोट, डबल। मैं डार्ट का नहीं बता रहा हूं, मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूं, डार्ट में फ्लोट नहीं होगा। ठीक है, फिर एक और टाइप होता है नम, जो आपको डार्ट में मिलेगा, जिसमें आप पॉइंट की वैल्यू और होल वैल्यू दोनों स्टोर करवा सकते हो। मतलब डेसिमल वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, ये सब सेम है। डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू आर नोन एज पॉइंट वैल्यूज। तो इनको स्टोर करवाने के लिए हम डबल को यूज कर सकते हैं डार्ट के अंदर। फ्लोट क्या करता है, पॉइंट में बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, डबल पॉइंट की बड़ी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो ऐसे डबल इसमें यूज में आता है डार्ट के अंदर, इंटीजर यूज में है, इंट नाम से होता है, नम इसमें आप यूज कर सकते हो। ये सब आपके नंबर्स के टाइप को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। देन स्ट्रिंग्स में क्या होता है, स्ट्रिंग में आपका स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर, शुरुआत कैरेक्टर से ही होती है। स्ट्रिंग जो होता है ना वो कैरेक्टर से ही होता है। सपोज दैट यहाँ पे मैं एक नाम लेता हूं, जैसे रमन। तो रमन को अगर मैं देखूं तो ये कैरेक्टर है। ठीक है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर है। अब अगर मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ ना, तो कैरेक्टर जो होता है वो आपके सिंगल कोट्स में होता है, और जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोट्स में होती है। लेकिन डार्ट में ऐसा नहीं होता। डार्ट में डबल कोट्स में भी आप स्टोर कर सकते हो और सिंगल कोट में भी आप स्टोर कर सकते हो, मतलब सिंगल कोट में भी रख सकते हो, डबल कोट में भी रख सकते हो। ठीक है, तो एक लेटर या एक कैरेक्टर, कैरेक्टर पता है ना आपको, जैसे अल्फाबेट हो गया, और स्ट्रिंग में क्या होता है, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं A to Z। आप 0 से 9 स्ट्रिंग में आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी स्टोर करवा सकते हो। स्ट्रिंग एक यूनिवर्सल डेटा टाइप होता है। जब आपको टाइप नहीं पता है तो उसके लिए सबसे प्रीफर्ड जो डेटा टाइप होता है ना, वो आपका स्ट्रिंग होता है। और अगर आप नॉर्मल बेसिस पे अगर प्रोग्रामिंग का हम स्टेट्स देखें, तो उसमें सबसे ज्यादा जो डेटा टाइप यूज में आता है वो भी स्ट्रिंग होता है। कैसा भी डेटा हो आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। अब नंबर में आप बोलोगे मुझे इंटीजर में मुझे ए स्टोर करवाना है, तो आप नहीं कर पाओगे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग में आप बोलोगे मुझे 93 स्टोर करवाना है, तो स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। और डार्ट में तो दोनों में हो जाएगा, दोनों में मतलब सिंगल कोट्स में भी और डबल कोट्स में भी। समझ में आया? तो जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होती है इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स।
RAM। कलेक्शन मतलब क्या होता है, मल्टीपल जब डेटा एक साथ में स्टोर कर पाऊंगा। आपका वेरिएबल में क्या होता है, एक ही डेटा स्टोर होता है एट अ टाइम। जब मैं मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर करवा देता हूं तो वो कलेक्शंस होते हैं। हालांकि स्ट्रिंग जो होता है वो एक्चुअल में एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं अपन बुलियन की। तो बुलियन नाम से पता चल रहा है, आई होप आपने बुलियन को कहीं ना कहीं यूज किया होगा। नहीं यूज किया तो इसका होता है ट्रू एंड फॉल्स। 1 0 पे बुलाते हैं, ट्रू को 1, फॉल्स को 0। बट एक्चुअल में जो आप वैल्यू दोगे ना वो आपकी ट्रू फॉल्स ही होती है, 1 0 नहीं दे सकते आप। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। देन हमारे पास में बच जाता है कलेक्शंस। कलेक्शन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि लिस्ट हुआ, किसी किसी जगह पे ये एरे लिस्ट होता है, एरे होता है। ठीक है, देन हमारा होता है मैप्स, सेट्स, ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। और डार्ट के अंदर स्पेसिफिकली हम लिस्ट और मैप को यूज करेंगे, बहुत कॉमन यूज में आता है, ये भी हम समझेंगे, डिटेल में जाएंगे हम, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आते हैं, लिस्ट के ऊपर, मैप के ऊपर, और बहुत मजा आता है इन पे काम करने में। ठीक है, आई होप आपको डेटा टाइप का एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, और कहाँ यूज में आता है, यानी कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ये तो सब सही है, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे वेरिएबल का? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। बिल्कुल सही, आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि यार आप जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, उसी से आपका वेरिएबल क्रिएट होगा। तो यहां पे पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा। फिर क्या आता है, आइडेंटिफायर्स। यहां पे आप उसको किस नाम से प्रोनाउंस करोगे ताकि कॉलिंग हो सके, तो यहां पे आएगा उसका नेम, वेरिएबल नेम। फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दोगे, सिर्फ इतना। ऐसा भी कर सकते हो, अब मैं आपको इसका ना एक्चुअल में करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे एक इंटीजर वेरिएबल लेना है, इंट नंबर, किसी का नंबर स्टोर करवाना है, तो मैंने इस तरीके से लिया। अब ये तरीका भी सही नहीं है, बट मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी वैल्यू, डार्ट की बात करूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो इसको नलेबल बनाना पड़ता है। अब ये नलेबल क्या होता है, नॉन नलेबल क्या होता है, ये अलग चीज है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आप इस पे आओ कि ये एक डिक्लेरेशन करने का तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि इंट a इक्वल्स टू 5। और एक तरीका होता है कि आपने ये लाइन लिखी यहाँ पे इंट नंबर, और एक लिखा आपने इसी के बाद में, जब भी आपको नंबर की वैल्यू चाहिए, वैल्यू असाइन करनी है, तो इक्वल इसको असाइन कर दी। तो ये होता है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट, ये होता है असाइनेशन पार्ट। इसका ये ऑपरेटर होता है, इसको कहते हैं हम असाइन ऑपरेटर। जो इक्वल टू है ना, इसका नाम होता है असाइन ऑपरेटर। ये मैथ्स में भी आपने देखा होगा, प्रोग्रामिंग में तो हालांकि देखा ही है, मैथ्स में भी होता है ये। इसका काम क्या होता है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना। हमेशा जब भी इक्वल टू दिख जाए तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगी। तो ये क्या किया आपने, देखो ये एक तरीका है जिसमें 2 लाइन का कोड है, 1 एंड 2। ये एक तरीका है जिसमें एक ही लाइन में सारा कुछ डिफाइन हो गया। क्या हुआ, आपने एक वेरिएबल बनाया, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और इसमें आप हाथों हाथ आपने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। समझ में आया? ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये कब करेंगे, जब मुझे वेरिएबल लेना है, कोई वैल्यू है उसको स्टोर करवाना है, तो मुझे उस समय वेरिएबल क्रिएट करना, वेरिएबल क्रिएट करते ही उसमें वैल्यू असाइन कर देनी है, तब तो मैं ये तरीका यूज करूंगा। जो मुझे पता है कि मेरे प्रोग्राम में ये वैल्यू बहुत बार यूज में आएगी, ऐसी वैल्यू को मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा, बट वो वैल्यू अभी मेरे पास में नहीं है, रन टाइम में जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तब वहां कहीं मिलेगी मुझे। बट मुझे इसका वेरिएबल पहले क्रिएट करना है ताकि मैं इसको पूरे पूरे क्लास में यूज कर पाऊं। तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं, दिस इज डिक्लेरेशन एंड दिस इज असाइनेशन। और ये क्योंकि पहली बार वैल्यू असाइन हो रही है ना, जब पहली बार वैल्यू असाइन होती है तो इस चीज को कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड। नाम से समझ में आ गया, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वैल्यू इज असाइंड, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। पहली बार जब आप वैल्यू असाइन करते हो तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इसीलिए जो ये पहली वैल्यू होती है
ये कहलाती है इसकी इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कौन होगी, ये होगी। तो क्या मैं इसमें दूसरी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, आपकी नीड के अकॉर्डिंग। आप इस लाइन के कोड के बाद में आप थोड़ी देर बाद लिखोगे ए इक्वल्स टू 16। तो अब जब मैं ए को बुलाऊंगा ना कि ए आओ, आपकी वैल्यू लेके आओ, मुझे आपकी वैल्यू की जरूरत है, तो ये 16 लाएगा। इसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया पुरानी वैल्यू को। इसीलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं, इसका नाम ही मतलब क्या है, वेरी कर सकता है ये। आगे क्या इसको हम रोक सकते हैं कि मुझे ऐसा कुछ डेटा स्टोर करवाना है जिसको मैं नहीं चाहता कि मैं वेरी करूं, जैसे कि रोल नंबर है, अकाउंट नंबर है, तो ये वेरी थोड़ा ना होंगे और गलती से भी नहीं होने चाहिए। तो वहां पे हम फाइनल कीवर्ड, कॉन्स कीवर्ड, इनको यूज करेंगे। उनका रोल क्या होता है, ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है चीजें। समझ में आया आपको? बेसिक पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। हाँ जी सर, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है ना? जो जिनके लिए नया है उनके लिए अब ना एक नया पहलू क्रिएट हो रहा है, और ये रियल लाइफ में भी है। हर एक चीज की एक डेफिनेशन पहले से भगवान ने दे रखी है, तो यहाँ पे भी वो चीज है। आप अपने हिसाब से एक को नाम देते हो। जैसे आपकी लाइफ में कोई बैग आया, तो बैग को आपने एक नाम दे रखा है, समझ रहे हो? बैग का एक टाइप है, तो आप उसको नॉर्मली बैग बोलते हो। अब कई लोग उसको अपना उनके पास में 10 बैग है, तो वो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, रिकॉलिंग के लिए उनका अलग अलग नाम दे देते हैं ना। तो वही तो हमारे प्रोग्रामिंग में भी है। टाइप डिफाइन होता है उसके प्रोडक्ट से, कि भाई कैसी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, उससे डेटा टाइप बनेगा। लेकिन आप कैसी वैल्यू उसमें असाइन कर रहे हो, तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप उसका एक नाम देते हो, तो वो आइडेंटिफायर हो जाएगा, उसके नाम से उसको कॉल करोगे। समझ में आया? और इसी में एक चीज और वापस हम समझते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ना, तो दो चीजें होती है, एक होता है स्टेट, एक होता है बिहेवियर। और ये अपने रियल लाइफ में भी होता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको समझना। हर ऑब्जेक्ट के दो चीजें मिलती है, एक स्टेट और एक बिहेवियर। जैसे एक क्लास है, इसके मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, तो उन सबके स्टेट सेम होंगे, स्टेट सिमिलर होंगे, लेकिन उनके बिहेवियर अलग अलग हो सकते हैं। समझ रहे हो? ऑडी Q7 मैंने भी ली, ऑडी Q7 आपने भी ली। स्टेट स्टेट सेम कैसे है? स्टेट दिखने में एज इट इज कार सेम है, बट मैंने इसको इतना चलाया, आपने इतना चलाया, आपका परफॉर्मेंस हो सकता है बेटर हो मेरे कार से, बट मॉडल तो सेम ही है। आपने उसको मेंटेन रखा, मैंने मेंटेन नहीं रखा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जैसे एक इंसान है, तो एक इंसान में जो चीजें कॉमन है वो उसके स्टेट्स हैं, और जो चीजें वो परफॉर्म कर रहा है रियल लाइफ में, वो उसके क्या हो गए, बिहेवियर हो गए। हाउ वेल इज यूटिलाइजिंग हिज हैंड्स, हाउ वेल इज यूटिलाइजिंग हिज लेग्स। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट आइडिया लग रहा है इसका? मैं पाँव को यूज कर रहा हूं किसी और रीजन से, किसी और जगह पे, तो बिहेवियर चेंज हो रहा है, बट स्टेट सेम है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यही सेम चीज आपके क्लास में भी होती है। जो स्टेट्स होते हैं वो डिफाइंड बाय द फील्ड्स। जो फील्ड्स हम उस क्लास में डिफाइन करेंगे, वो स्टेट को मैनेज, मतलब स्टेट्स की तरह काम करेगी। और बिहेवियर आर जस्ट लाइक योर फंक्शंस, जो फंक्शन उसमें डिफाइंड है। अब इन फील्ड्स के बेसिस पे फंक्शन के थ्रू आप जो चीज जनरेट करोगे रन टाइम में, वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपस में। तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, कि हम एक ही क्लास को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे हैं डिफरेंट आउटपुट जनरेट करने के लिए। पैटर्न सेम है। समझ पा रहे हो? अब दो चीजें और है, फिर अपन इस सेशन को एंड करेंगे। इसमें एक और टाइप होता है जिसको हम कहते हैं वेर, और एक होता है डायनामिक। ये आपको एडिशनल मिलेगा किसमें, डार्ट में। जैसे अगर आप कॉटलिन में जाओगे ना, तो कॉटलिन में तो अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, जावा में अलग होता है, ठीक है? तो डेटा टाइप्स तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कॉमन ही रहते हैं। जैसे बुलियन होगा तो बुलियन सब जगह होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है तो वो भी होंगे, स्ट्रिंग्स है तो वो भी होंगी, कैरेक्टर्स भी होंगे, ठीक है, इंटीजर है वो भी होंगे, कलेक्शंस भी होंगे। बट डार्ट के अंदर दो स्पेसिफिक चीजें मिलती है, वो एक तो वेर और एक डायनामिक। क्या लग रहा है आपको, इन इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, या कि क्या नया लेके आएंगे? अगर मैं वेर की बात करूं, तो जैसे हम ऐसे इंटीजर ए करेंगे, तो इसमें कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम? इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, हम ये कर सकते हैं। हम इसमें ना a इक्वल्स टू, मैं इसमें ऐसे रमन करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मुझे एरर दे देगा।
क्यों दे देगा? क्योंकि भाई साहब आपने ए को जो स्टोर किया है ना, वो किस टाइप का स्टोर किया है? इंटीजर टाइप का। तो इसमें इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं आ सकती है। रेड लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? तो हम वेर से भी बना सकते हैं ऐसे, वेर नेम इक्वल्स टू रमन। ऐसे में डायनामिक रोल नंबर इक्वल्स टू, ठीक है? सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। सेमीकोलन इज जस्ट स्टेट्स दैट इट इज द एंड ऑफ लाइन, कि भाई इसके बाद में आपको कंपाइलर को नेक्स्ट लाइन पे जाना है और नेक्स्ट लाइन को कंपाइल करना है। समझ में आ रहा है? तो कोई मुझे बताएगा कि वेर और डायनामिक क्या हो सकते हैं? ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। सर अब मेथड यूज नहीं करते, करते हैं ना, मेथड पे आएंगे अभी। तो मेथड ही तो मेन चीज है। फंक्शंस, मेथड और फंक्शन आर वन एंड द सेम थिंग। मेथड यूज करना ही पड़ेगा। आपका जो सारा लॉजिक बिल्ड होता है ना, मेथड के अंदर ही होता है। क्लास तो एक ढांचा है, ढांचे के अंदर हम उनके फंक्शंस को क्रिएट करेंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स को मैनेज करेंगे, ठीक है? वेयर में सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इन वेयर वी कैन स्टोर एनी वैल्यू। ओके, वेयर में एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है पल्लवी ने। एक जना कह रहा है कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, और पल्लवी कह रही है कि वेयर में एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और दोनों सही है। ये कैसे हो सकता है? वेर ए इक्वल्स टू हेलो, तो ये स्ट्रिंग हो गया। वेर ए इक्वल्स टू 2, तो ये इंटीजर हो गया। वेरी गुड। नो, वेर में मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यही वेर के हेल्प से जो भी टाइप डिफाइन कराते हैं, आपको उसके टाइप की वैल्यू स्टोर रीअसाइन कर सको बाद में। बट डायनामिक में कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वेरी गुड सुमित, परफेक्ट आंसर। इट सम्स इट अप। वेर में इनिशियलाइज के टाइम वेरिएबल टाइप सेट होता है। वेरी गुड, तो काफी अच्छा आंसर दिए हैं। मतलब अगर वेरिएबल मैंने लिया, वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 5, हाँ, उस वेरिएबल ने समझ लिया कि इंटीजर मैंने ऐड कर दिया, तो अब जब भी आगे है ना, मैं सिर्फ इंटीजर ही ऐड कर सकता हूँ बिल्कुल उसमें, बिल्कुल, गुड। चेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं टाइप इन्फ्रेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप वेरिएबल लेते हो ना, वेर, वेर कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। वेर जो है वो कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, बिल्कुल सही। मैंने नेम लिया और इसको लिखा मैंने रमन, तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है? बट ये मेरी पहली वैल्यू है, समझना। पहली वैल्यू यानी कि जो इनिशियल वैल्यू होगी, उसी से वो डिफाइन करेगा कि इसमें कौन सा टाइप है डेटा का। जैसे ये स्ट्रिंग है, तो इसको पता लग गया ना कि आपने यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है पहली वैल्यू से, तो इसने ऑटोमेटिकली नेम को क्या बना दिया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाला बना दिया। अब नेम के अंदर ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आपने ऐसा किया होता, वेर नेम इक्वल्स टू, हालांकि अपन ऐसे कर देंगे नहीं, ऐसे कर लिया 5, सपोज दैट नेम में आपने 5 डाल दिया। मैं एक बात समझा रहा हूं आपको। तो अब मैं नेम के अंदर कोई वैल्यू रीअसाइन करूंगा ना, तो वो मेरे को स्ट्रिंग इंटीजर ही देनी होगी। 7 दूंगा तो राइट है, लेकिन नेम के अंदर अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग देने की कोशिश करी, तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। दिस इज रॉन्ग। तो फिर डायनामिक क्या है, समझ में आया? वेर का मतलब, जब आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, तो उस समय जो वैल्यू मिलती है, उसके बेसिस पे जो ये समझता है कि इसमें कैसा टाइप मैनेज होगा, वो आपका वेर से शुरुआत करनी है आपको। जब आपको टाइप नहीं पता है कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बट आपको पता है यहाँ कोई वैल्यू मिलने वाली है, तो आप वेर को यूज कर सकते हो। बट कोई ऐसा है क्या जिसमें हम कैसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं? बिल्कुल, उसको कहते हैं हम डायनामिक। डायनामिक नाम से जो भी क्रिएट होगा, जैसे मैंने लिखा डायनामिक a इक्वल्स टू 5, तो मैं a इक्वल्स टू रमन भी कर सकता हूं। कुछ भी स्टोर करवा सकता हूं, किसी भी टाइप का डेटा इसमें स्टोर करवा सकता हूं। देयरफॉर इट इज नोन एज डायनामिक। तो कई बार ना इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर एंड डायनामिक। तो हम कई बार ना यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आइडिया लग गया है। डायनामिक तो कैसी भी टाइप को वैल्यू को स्टोर करवा लेगा। डायनामिक का जो टाइप होता है ना, वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
जावा के अंदर देखोगे तो ऑब्जेक्ट होता है, और कॉटलिन के अंदर देखोगे तो उसको कहते हैं हम एनी। ये हर जगह मिलता है आपको। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा होगा जिसकी क्लास से ना सारी चीजें क्रिएट हुई होगी, एक इनिशियल टाइप से। जैसे ऑब्जेक्ट क्लास से सब कुछ क्रिएट हुआ है, एनी क्लास से सब कुछ क्रिएट हुआ है कॉटलिन के अंदर। समझ पा रहे हो? तो डायनामिक उस तरीके से एक्ट करता है कि आप इसमें कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, वो सारे डेटा टाइप को हैंडल कर लेगा, कुछ को भी आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, बट वेर क्या करता है, वेर में भी आप कोई सी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन जो पहली वैल्यू दी है आपने वही उसका डेटा टाइप बन जाएगा। समझ में आया? गॉट माई पॉइंट? क्लियर है ये चीज? अब जो हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, तो ये बेस क्लियर करना जरूरी था कि क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस क्यों क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्यों क्रिएट करते हैं। और जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमको जो मेन चीज रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी हमारे डेटा टाइप्स। अब मैं आपको बताता हूँ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे आप क्लास को यूज कर सकते हो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए, कैसे, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। जैसे कि अब समझना इस चीज को, एक यूजर है, उसकी 5 वैल्यू को मुझे स्टोर करवाना है अलग अलग। क्या है, एक उसकी यूआईडी है, यूजर आईडी। यूआईडी को आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ऐसे करता हूँ, एक यूजर की यूनिक आईडी होगी जिसको हम कहते हैं यूजर आईडी। एक उसका नाम होगा, एक उसका मोबाइल नंबर होगा, एक उसका ईमेल होगा, और एक उसका एड्रेस होगा, सपोज दैट। ठीक है, अब मुझे ये 5 चीजें ना यूजर की स्टोर करवानी। जैसे यूजर लॉगिन करेगा, आगे की बात बता रहा हूँ, जब हम आगे डेवलपमेंट करेंगे, हम लॉगिन साइन अप पेज बनाएंगे, वहां पे हम एक्चुअल में लॉगिन करवाएंगे, तो हम यूजर से कुछ वैल्यूज फेच करेंगे। जब यूजर लॉगिन करेगा तो यूजर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये खुद नहीं दिया होगा, जब उसने साइन अप किया होगा, जब उसने अकाउंट क्रिएट किया होगा। अब मुझे 5 वैल्यूज को स्टोर करवाना है, तो पहला तरीका तो क्या है कि हम इनके वेरिएबल्स क्रिएट करें 5 के, और उनको अलग अलग मैनेज करें। और इससे बेटर तरीका क्या होता है कि आप इसका क्या कर सकते हो, एक क्लास क्रिएट कर सकते हो। इसको कहते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया यूजर, और इसमें क्या करूंगा, मैं फील्ड्स ले लूंगा। फील्ड्स कैसे लूंगा, जैसे कि यूजर आईडी इंटीजर में आएगा तो इंट, ये फील्ड्स होती है। जो आप वेरिएबल्स बोल रहे हो ना, जो अभी अपन ने वेरिएबल्स देखे, तो जो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होते हैं ना, ये आप फील्ड्स क्रिएट कर रहे हो उस क्लास के अंदर, जो उसके क्लास के अंदर बनाए गए फंक्शंस में यूटिलाइजेशन की जाएगी, जिनको उन फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज जो मिलेगी उनके बेसिस पे वो फंक्शन वर्क करेगा। तो ये वेरिएबल्स से ही काम होगा। समझो, जैसे आप समझो कि कार है, तो कार का एक प्रोटोटाइप है, लेकिन जो कलर है ना, वो उसका क्या है, एक वेरिएबल है जिसको आप चेंज कर सकते हो। मेरे केस में मुझे व्हाइट चाहिए, आपके केस में ब्लैक चाहिए, कोई और बंदा है उसको मैजेंटा चाहिए। ऐसे कोई और भी चीजें भी तो हो सकती है जिनको वेरी किया जा सकता है। जैसे ह्यूमन के अंदर नाक है, तो नाक तो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन नाक कैसा होगा, किसी का पतला होगा, किसी का लंबा होगा। समझ पा रहे हो ना? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही कान के एट्रीब्यूट्स हैं, हर एक के डिफ्रेंशिएशन होते हैं, लेकिन कान तो सेम ही है ना, कान तो 2 ही मिलेंगे, लेकिन कान कैसा होगा वो अलग अलग होगा सबका, और वो एक्चुअल में क्लास से डिफाइन हो ही नहीं सकता, वो आपके इनहेरिटेंस से होता है। आपकी जो जीन्स आपको मदर फादर से मिलते हैं उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि आपकी हाइट कैसी होगी, आपका नोज कैसा होगा, ये सारी चीजें वहां जीन्स से मिलती है आपको। बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यूजर क्लास बना दी, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे यूजर आईडी है, तो यूजर आईडी मेरी इंटीजर में होगी, तो इंट यूजर आईडी। ठीक है, देन नेम है, तो नेम के लिए हम देंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम। देन मोबाइल नंबर भी मैं स्ट्रिंग में दूंगा। क्या हो गया, मोबाइल नंबर तो नंबर में होता है, उसको आप स्ट्रिंग में कैसे लिख सकते हो। देखो, इंटीजर में जो हम देते हैं ना, उसका मेन रीजन क्या होता है कि हम उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। मेन रीजन ये रहता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जो भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है इंटीजर के ऊपर, तो उसके लिए आपको इंटीजर टाइप में ही उसको स्टोर करवाना होगा। तब आप उसके ऊपर इंटीजर भी एक क्लास है। ये जो मैंने आपको ये टाइप बताया ना, ये प्री डिफाइंड क्लासेस है। कहाँ गए हमारे टाइप्स, ये रहे। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, तो ये प्री डिफाइंड क्लासेस है। एंड आपको मैं लेके चलूंगा डार्ट के अंदर, डार्ट के अंदर वो जो प्री डिफाइंड क्लासेस है उनके कोड में भी ले जाऊंगा आपको। उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनपे एक प्रोटेक्शन होता है, नॉन प्रोजेक्ट फाइल्स का प्रोटेक्शन होता है, जिनको आप चेंजेस नहीं कर सकते। वो आपको बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज के सपोर्ट में मिलते हैं, ताकि आप उनको यूटिलाइज कर सको। अब इंटीजर एक बहुत कॉमन डेटा टाइप है, तो आपको बहुत जगह यूज में आएगा। इसके लिए आप हर बार उसको नहीं बनाओगे, तो इसलिए वो प्री डिफाइंड होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं।
और जो हमारे हिसाब से होंगे, जैसे यूजर है तो यूजर में ये 5 चीजें, सपोज दैट आप कोई अगर अपना ऐप बनाओगे उसमें आपको 11 चीजें मिल रही होगी यूजर से, तो आप उसके हिसाब से अपना क्लास बनाओगे। समझ पा रहे हो? तो दिस इज नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो मोबाइल पे जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो और इंटीजर से रिलेटेड है ही नहीं, तो मोबाइल को तो सिर्फ हम कॉलिंग के लिए यूज में करेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन स्ट्रिंग में स्टोर करवा सकते हैं उसको। ईमेल एंड फाइनली स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। ये हमारा क्लास डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम पहले समझेंगे फंक्शन क्या होता है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लेके आना, आइडिया इन द सेंस खुद से R&D करके आना, ठीक है, ताकि आपके लिए वो सेशन इंटरैक्टिव बने, ठीक है। आप अपने 2 क्वेश्चन पूछ सको, मैं उनके 2 क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक है। बट हम समझेंगे क्लास में, ठीक है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आपको जो एक्चुअल लॉजिक आप बिल्ड करोगे ना, वो फंक्शन के बाहर कहीं कर ही नहीं सकते हो। तो जो एक्चुअल लॉजिक बिल्ड होता है ना, वो फंक्शन के अंदर ही होता है। और इसी से आपको एक चीज के बारे में बताता हूं कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो ट्रिगर पॉइंट होता है, जिसको कहते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे आपकी बाइक है तो बाइक में एक जहां चाबी डालते हो और फिर आप उसको स्टार्ट करते हो, कार में जहां चाबी डाल के स्टार्ट करते हो, जो इग्निशन पॉइंट होता है, वो एक पॉइंट होता है ना, वहीं से पूरी गाड़ी स्टार्ट होती है, वहीं से इंजन स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी ना एक इनिशियल पॉइंट होता है, जहां से पूरा जो आपका कोड लिखा हुआ एग्जीक्यूशन में आएगा, तो उसको हम कहते हैं मेन मेथड या मेन फंक्शन। हर जगह अलग अलग होता है। जैसे आप देखोगे C++ सब जगह मिलता है आपको, डार्ट में भी होता है, उसका नेम होता है void main function। दिस इज नोन एज द मेन फंक्शन। यहीं से सारा कुछ स्टार्ट होगा, इसी को हमको कॉल करना पड़ेगा, यही इसके आगे रन बटन बना हुआ होगा, यही रन होगा। ये जब रन होगा तो इसके नीचे लिखा गया जो कोड है वो एग्जीक्यूशन में आएगा। तो इसका मतलब मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले हम कल वाली क्लास में फंक्शन समझेंगे, फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। देन फिर हम आएंगे कंस्ट्रक्टर के ऊपर, कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है, क्योंकि अब अपन फंक्शन को समझ चुके हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या है, आपने कल वाली क्लास में बताया था कि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है। तो अब यही सेम चीज हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन होता है, जो ये हर एक क्लास में आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो मजा आ रहा है ना इस जर्नी में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे डार्ट लैंग्वेज में हमारे पास पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर, नेम्ड पैरामीटराइज्ड फंक्शंस वगैरह, ऐसे काफी सारे मतलब कि फंक्शंस के रिलेटेड आगे को फंक्शंस होते हैं। तो हमें मतलब कि एक यूजर को या जैसे डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि हमने किसी स्टेज पर आके सिंपल फंक्शन यूज करने हैं या ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटराइज्ड फंक्शन यूज देखो, करने हैं? उसके लिए पहले अपन को फंक्शन समझना पड़ेगा। जब हम पहले फंक्शन समझ लेंगे ना, तो फंक्शन का रोल क्लियर होगा। फंक्शन का रोल क्लियर होने के बाद में हमको ये ऑप्शंस, फंक्शन के अंदर क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स में क्या होता है कि जैसे मुझे ऐड फंक्शन बनाना है। अब ऐड फंक्शन में 2 डिजिट के बीच में भी ऐड हो सकता है, 3 डिजिट में भी हो सकता है, 4 डिजिट्स में भी हो सकता है। तो मुझे एक ही फंक्शन बनाना है, बट मुझे इस तरीके से बनाना है कि अगर मैं 3 वैल्यूज भेजूं तो 3 का ऐड होके आ जाए, 4 वैल्यूज भेजूं तो 4 का ऐड होके आ जाए, और 2 वैल्यूज भेजो तो 2 का ऐड होके आ जाए। तो वहां पे आपके ऑप्शनल पैरामीटर्स रोल में आते हैं। और ऑप्शनल भी बहुत तरीके होते हैं, एक होता है आपका नेम्ड और एक होता है पोजिशनल। नेम्ड में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, और पोजिशनल में स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। तो पहले अपन को फंक्शन को समझना पड़ेगा, फिर हम आगे चलेंगे। मतलब फंक्शन समझने के बाद में हम इन चीजों पे जा सकते हैं। मतलब पहले मुझे कार का आइडिया नहीं, तो कार के अंदर की एसेसरीज को कैसे जानेंगे, वही वाली चीज है। पहले अपन को कार को जानना पड़ेगा, फिर हमको जरूरत लगेगी कि यार हमको क्यों एसेसरीज के ऊपर जाना चाहिए, क्यों हमको ऐसे नेम्ड पैरामीटर्स या ऐसे पैरामीटर्स पे जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है, ठीक। ओके ओके। यस सर, आप रियली बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल। थैंक यू थैंक यू। बस मेनली चीजें आपको समझ में आना चाहिए, और आपके लिए ना चीजें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। यस गुनीत, आपने हैंड रेज कर रखा है। हेलो हाँ गुनीत। सर, जो आपने एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ऑडी Q7 का जो एग्जाम्पल दिया था, उसके अंदर हाँ सर ऑडी Q7 तो एक डिजाइन हो गया, तो हाँ उसके जो प्रोटोटाइप बिल्ड होके आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, वो उसके ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। हाँ, वो ऑब्जेक्ट है।
अब उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ना ही मशीन को बताने की जरूरत है कि देखो ऐसा बनाना है। उन्होंने पहले सोच रखा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, इस बंदे के लिए चाहिए, तो आपने अपने एट्रीब्यूट दिए, उस एट्रीब्यूट के बेसिस पे एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे तो क्या होता है, पहले से डिलीवर्ड, पहले से क्रिएटेड होता है, तो उन्होंने बना रखे होता है कि भाई हम कितने ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं उनके पास में, तो पहले से बना रखे होते हैं। हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम क्रिएट करते हैं रन टाइम में। ओके सर। ठीक है, हेलो, ओके यस सर, ओके सर। ओके। यस दीक्षित, आपने हैंड रेस कर रखा है। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। So actually, my doubt is like in the class we are creating fields, right? इन द क्लास वी आर क्रिएटिंग, Fields. Array class set fields. While we are creating objects, we'll create fields, right? की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Hello, sir. Can you hear me now? हाँ, आई कैन हियर यू। So in the class we will create fields, right? इन क्लास व्हाट विल वी क्रिएट, आप चैट में बता सकते हो मुझे। मुझे आपके ना आवाज डिस्टर्ब, मतलब ऐसा होता है ना, फ्लक्चुएट कर रही है। यस दीक्षित, आप क्या सुन रहे हैं मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मैं आप लोगों की चैट्स पढ़ रहा था। तो over the program it remains the same if we use where, and in the dynamic it can vary over the program. Yes, good Dikshit. Okay, okay, okay. कंस्ट्रक्टर हमेशा मेथड से पहले ही रन होता है। सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है क्लास के अंदर वो कंस्ट्रक्टर ही होता है, जिसके बारे में पहले अपन को फंक्शन समझना पड़ेगा, तब हम कंस्ट्रक्टर पे आएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी अपन फंक्शन को नहीं समझे है ना, तो पहले फंक्शन समझेंगे। फंक्शन से पहले समझना था वेरिएबल्स, इसलिए अपन ने पहले वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को जान लिया। सर फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या होता है? देखो, हर की ना एक लिमिट होती है, इन क्लासेस में डिफाइंड है। वही पॉइंट के बाद में, जैसे कि फ्लोट, पहली बात तो डार्ट में यूज में नहीं आएगा, लेकिन जैसे फ्लोट अगर आप लेते हो तो फ्लोट में क्या होगा, जैसे आपने 56.36758321 ऐसे पॉइंट में बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये स्टोर नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको किसको यूज करना पड़ेगा? डबल को यूज करना पड़ेगा। ऐसे हर एक की ना एक लिमिट होती है। जैसे अगर आप इंटीजर की बात करोगे तो इंटीजर में भी ना एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप वैल्यू दोगे तो इंटीजर में यूज नहीं आ सकती, उसके लिए लॉन्ग को यूज करना पड़ता है। और उसके लिए डार्ट के अंदर होता है बिग इंटीजर, बिग इंटीजर की हेल्प से हम उसको स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई फाइल स्टोर करवानी है, कोई फाइल होती है ना, तो फाइल किस में होती है? आपके बाइट एरे के अंदर होती है। आपको ये चीज पता है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ये 1010 की बस होती है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। फिर यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपकी ऐसे बाइट एरे बनती है, मतलब मल्टीपल, जब कलेक्शन ऑफ बाइट होता है तो बाइट एरे क्रिएट हो जाती है। और एरे का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। आगे हम समझेंगे, लिस्ट के अंदर आएंगे ना, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। कलेक्शंस कहते हैं इनको, बाइट एरे। तो जो आपका 1024 है बाइट्स, इसको हम क्या कहते हैं? 1 KB कहते हैं। इस तरीके से जो आप डेटा, अगर आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है, स्ट्रिंग, इंटीजर, इनके अंदर, तो आप इन टाइप्स को यूज करते हो। अगर आपको फाइल स्टोर करवानी है तो उसमें यूज में आता है आपका बाइट एरे, तो उसमें आप बाइट एरे यूज कर सकते हो। समझ में आया? ओके। In class, we create fields, right? The same thing we can achieve with function like parameter passing and assign them to the variables in the function, and we can use the same function repetitive times and we can achieve the same thing like class. Yes, but जो functions होते हैं ना आपके, वो एक क्लास के अंदर आप कॉल कर सकते हो। जैसे मैं फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, फंक्शन में डायरेक्टली क्रिएट करूं, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, मतलब फंक्शन को पहले अपन को समझना पड़ेगा। जैसे फंक्शन का एक स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्रिएट किया, उसमें अपन ने डेफिनेशन प्रोवाइड करी, अंडर फंक्शन कॉल्ड आर फंक्शन कॉल्ड मेथड्स। यस, फंक्शन और मेथड सेम है, ठीक है। तो फंक्शन का क्या होता है? कॉलिंग होती है। क्या आप जो भी अपने क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज है जो बार बार यूज में आ रही है, तो उस केस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब हर क्लास के अंदर, जैसे मेरे यूजर है, जैसे भी मैंने यूजर क्लास बनाया, अब यूजर के ऊपर भी ना मेरे
10 ऑपरेशन हो सकते हैं यूजर के अंदर, लॉगिन का, साइनअप का, ऐसे मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर दूंगा अलग अलग। तो इनको कलेक्टिवली कंबाइन कौन करेगा, वो हमारा क्लास करेगा। ये क्लास के अंदर की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास के अंदर हम इनको मल्टीपल फंक्शंस के अंदर, कि जब आपको लॉगिन करना होगा तो आप यूजर के थ्रू लॉगिन फंक्शन को कॉल करवाओगे और वहां लॉगिन काम हो जाएगा। किसी जगह आपको साइन अप करना है तो यूजर के थ्रू साइन अप फंक्शन को कॉल कराओगे तो साइन अप वाला काम हो जाएगा। समझ में आया? यस दीक्षित, इज इट क्लियर? दोनों ही रिडंडेंसी के लिए होते हैं, बट एक्चुअली ये कलेक्टिवली जो आपका मल्टीपल मेथड्स को होल्ड करेगा एक ही टाइप के अंडर, वो आपका क्लास होगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। I can walk, a human can walk, a male can walk and a tiger can also walk, मतलब एनिमल भी वॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये जो वॉक वाला फंक्शन है वो हमारा अलग होगा और एनिमल्स का अलग होगा, क्योंकि वो जो वॉक फंक्शन होगा वो 4 पैरों 4 से करेगा। एनिमल मोस्टली केसेस में जो चलता है वो 2 हाथ और 2 पैर को यूज करके करेगा, तो उसका वॉक फंक्शन थोड़ा सा अलग होगा। हमारा जो वॉक फंक्शन होगा वो थोड़ा अलग होगा, बट दोनों ही फंक्शन तो हम मतलब एक तरह से सेम ही है ना, बट डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, राउंड ऑफ का कोई मैटर है क्या डबल में? राउंड ऑफ का कोई मैटर नहीं है। फंक्शंस होते हैं जैसे एज फिक्स्ड एज, टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड, एक फंक्शन होता है जिससे आप राउंड ऑफ कर सकते हो। राउंड ऑफ तो नहीं कह सकता मैं, राउंड ऑफ के फंक्शंस होते हैं जैसे कि फ्लोर फंक्शन होता है, आपका एक फ्लोर फंक्शन होता है, एक सीलिंग फंक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि भाई आपको पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू चाहिए या नीचे वाली वैल्यू चाहिए, ये राउंड ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बट जिस क्लास को आप यूज करोगे वहां पे इन डेटा टाइप्स के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिक्लेयर्ड है, डिफाइन कर रखे हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हो। ओके दुर्गा दास, ओके ओके। यस गौरव, आपने हैंड रेज कर रखा है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे अभी आपने यूजर की क्लास क्रिएट की थी और हाँ। उसमें जो वैल्यू असाइन कराई है जैसे यूजर आईडी, नेम, मोबाइल वैल्यू, नंबर। हाँ ये वैल्यू असाइन नहीं मतलब है, सिर्फ मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, असाइनेशन वेरिएबल्स क्लियर। हाँ। अभी जैसे आपने आगे इसका टाइप लिखा है किस टाइप के हैं, ठीक है, इंट है, स्ट्रिंग है, तो हम इसको डायरेक्ट वैर या डायनेमिक से भी तो स्टोर करा सकते हैं। करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखो वैर और डायनामिक का यूजेस होता है कि यार जब आपको टाइप नहीं पता हो तो आप वैर को यूज करो, ताकि जब फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो तो वही टाइप उसका बन जाए। जब आपको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है, मतलब इसमें ये भी आ सकता है, सपोज दैट कि इसमें पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है, इसमें आपकी डबल में भी वैल्यू आ सकती है, मतलब बड़े पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है, और इसकी होल नंबर में भी आ सकती है। तो वहां पे एक वेरिएबल यूज में आता है, टाइप यूज में आता है नम। तो हर एक का डेफिनेशन है कि उसको तभी यूज करना है जब आपको ये चीजें इस तरीके की लग रही हो। जैसे मुझे पता है कि यूजर आईडी इंटीजर में होगी, पॉइंट में तो नहीं हो सकती, या ऐसा मुझे लगता है कि यूजर आईडी पॉइंट में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है, तो मैं उसको क्या करता, नम से डिक्लेयर करवाता। नाम जो है मेरा, वो नाम डायनामिक हो सकता है, नाम की जगह नंबर भी आ सकता है, तो मैं स्ट्रिंग की जगह यहाँ डायनामिक करता। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लार्ज लेवल पे फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीजें ना आपको तब यूज करनी है जब उसका सेंस बन रहा हो कि यार मुझे नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे किस टाइप का डेटा आएगा, कोई सा भी आ सकता है यहाँ पे, तो उस केस में हम डायनामिक को यूज करेंगे। जब मुझे नहीं पता कि किस टाइप का आएगा, उसके बाद में वैसा ही आएगा, मुझे पहले पता नहीं है, मतलब इसमें आएगा तो इसी टाइप का आएगा, बट कैसा टाइप है वो मुझे पहले से पता नहीं है, तो वो उसके लिए मैं वैट को यूज करूंगा। ओके गौरव। और एक चीज और सर, जैसे आपने जो कल सेशन हुआ था और आज जो हो रहा है, तो जो इन सब के जो नोट्स वगैरह रहेंगे वो वो आपको नोट्स मिलेंगे आपको, जैसे ही हमारा ये सेशन, मतलब मैं प्रोग्रामिंग में स्विच हो जाऊंगा ना, जब आपको प्रोग्राम्स देने स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको एक असाइनमेंट मिलेगा और एक साथ में नोट्स का पूरा पीडीएफ मिलेगा स्टार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, तो जब स्टार्ट होगा तब से मिलेगा। हाँ मतलब मेरा ये रहता है कि जब सेशन जो टॉपिक चल रहा है ना वो कंप्लीट होता है, तो फिर मैं नोट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, नोट आपको मिल जाएगा।
ओके ओके गौरव, सर डार्ट पैड से एग्जाम्पल के सेट दे दो ना, मतलब एग्जाम्पल पे आएंगे अपन। एग्जाम्पल पे देखो, ये तो मैं आपको सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। जैसे होता है ना कि यार इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले ये कुछ प्री रिक्विजिट है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जब फंक्शन क्रिएट हो जाएगा ना, तो जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं प्रोग्रामिंग के वो हमने जान लिए है। तो अब उसको मैं आपको ले जाऊंगा डार्ट फाइल के अंदर, और वहां पे जितना भी चीज अपन ने करी ना सब प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि वही तो आफ्टर ऑल चीज है, बट उसको समझना पड़ेगा ना पहले, इसलिए पहले हम समझ रहे हैं, फिर अपन उसको वहां पे प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, और मैं डार्ट पैड पे भी करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर व्हाट अबाउट सेटर एंड गेटर इन द क्लास? ये भी सेटर एंड गेटर, देखो सेटर एंड गेटर का क्या रोल होता है कि जो आपने वेरिएबल्स दिए हैं ना, इनको सेट और गेट करने के लिए यूज में आता है, वो एनकैप्सुलेशन की तरह काम करता है। तो ये भी अपन देखेंगे। ओप्स कॉन्सेप्ट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आपको कौन सी चीजों को यूज करना है, कौन सी चीजों को यूज नहीं करना है, एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना है, तो आप क्या करते हो कि उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते हो, आप इन वेरिएबल को सेट करने के लिए और गेट करने के फंक्शंस बनाते हो। तो उन फंक्शंस का काम ही ये होता है, गेटर का होता है उन वैल्यूज को गेट करने का, सेटर का होता है उनकी वैल्यूज को सेट करने का। सर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस होंगे? प्रैक्टिकली होंगे, ये थ्योरेटिकल तो हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, तो आप वो मत समझना, क्योंकि देखो बिना थ्योरेटिकल ना चीजों को समझे बिना हम प्रैक्टिकल में जा नहीं पाएंगे। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये चीजें क्या है, फिर हम उन सभी चीजों को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। ठीक है सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसमें आपके कुछ फंक्शंस आप डिक्लेयर करके रखते हो, जिनको जो क्लास यूज कर रहा होता है, जो उस क्लास को यूज करेगा वो अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बोलते हैं। जिसमें कुछ फंक्शंस सिर्फ डिक्लेयर्ड होते हैं, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो जो उसकी क्लास को यूज करेगा, जैसे मैंने एक क्लास बनाई और यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया, डेफिनेशन नहीं दी, तो जो इस क्लास को यूज करेगा ना वो उसकी डेफिनेशन को खुद के हिसाब से डिफाइन करेगा, तो उसको बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। और जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं वो क्लास ऑटोमेटिकली आपकी एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, और बननी ही पड़े, मतलब आपको बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, ओके ओके ओके, आई होप मतलब धीरे धीरे अपन ना इसको डीप में ले जाएंगे। तो आप जो प्रैक्टिकल फील्ड से होना, भले 5% हो चाहे 10% हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कंज्यूम कर पा रहे हो। मेनली क्या है ना, अपन सब साथ में चलेंगे, जो जिनके लिए नया है ना ये चीज, उनको भी ये चीज का आइडिया होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम मैनुअल पढ़ रहे हैं कि यार एकदम आइडिया हो जाए कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और कल तक वो अपन आइडिया लगा लेंगे, फंक्शंस हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टर हो जाएंगे, हम मेन फंक्शन के बारे में जान लेंगे। फिर परसों से ना मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बेसिक जो अपन ने अभी इतने दिन किया ना वो सब करेंगे अपन वहां पे। सर जैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बुक मटेरियल अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, क्या डार्ट के भी मिल सकते हैं? बिल्कुल डार्ट के भी मिल जाएंगे, बट डार्ट के केस में क्या है ना कि मैं आपको खुद भी नोट प्रोवाइड करूंगा। एक सेकेंड ना, ठीक है, डार्ट के भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे हैं नेट के ऊपर। बट मेन चीज क्या है ना कि आपको, सर हमने गूगल पे ढूंढा पर कुछ खास नहीं मिले, बट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आप ढूंढो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कुछ आइडियाज भी दे दूंगा कि यहाँ सर्च कर सकते हो। बट द बेस्ट थिंग इज दैट कि भाई अपन, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, आप जो क्लास में हो रहा है उनके हिसाब से खुद के नोट्स भी बनाओ। देखो ये चीज ध्यान रखना, माई नोट्स प्लस योर नोट्स, मेक श्योर कि आप भी अपने डेली के नोट्स बनाओ। जैसे आज का सेशन हुआ, प्रैक्टिकल सेशन से ज्यादा थ्योरेटिकल सेशन में नोट्स मिलेंगे आपको अपने हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से उनका नोट्स बनाना तैयार करो। आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, आप मेरे नोट्स की हेल्प लेके, जो क्लास में हो रहा है उसकी हेल्प लेके अपने खुद के नोट्स डिफाइन कर सकते हो। दैट विल बी वेरी गुड कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको रिकॉल करना है, तो वो नोट्स रिकॉल किए और यू आर गुड टू गो। ठीक है सर, एनी बेस्ट बुक फॉर फ्लटर टू रीड? देखो मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है, हाँ अपने नोट्स बनाओ, मैंने कोई बुक को पढ़ा नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा बुक लवर कम हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मैं बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, बुक पढ़ना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, बट आई एम लिटिल बिट वीक। मुझे बुक पढ़ने से ज्यादा कोई चीज इंटरेस्टिंग हो रही होती है ना, करने में ज्यादा मजा आता है, मतलब प्रैक्टिकल चीजें मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है।
बट अभी मैं धीरे धीरे हैबिट बना रहा हूँ। बट मैं सच कोई बुक्स नहीं करता हूँ, मैं जो कंटेंट मेरे को नेट पे मिलता है उनका यूनिवर्सल कंटेंट लेके, मतलब यूनिवर्सल मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके उन चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के बाद में मेरे दिमाग में वो चीज की थ्योरी क्रिएट करता हूँ जो मैं आपके साथ में डिलीवर कर पा रहा हूँ। ओके सर, हाउ यू लर्न फ्लटर? अभी मैंने बताया दीक्षित सर, डार्ट के असाइनमेंट मिल सकते हैं, मिलेंगे। अभी देखो, अभी तो आपका स्टार्टिंग टाइम मतलब स्टार्टिंग फेज है, तो अच्छी बात है आपको इतना समझ में आ गया है, बट इतना कंज्यूमेबल होता है तो आप इस प्रोसेस को, भले ही स्लो चल रहा है ना स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे स्पीड अप कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा बेस फास्ट हो गया ना तो हम बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप कहते हैं यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्लो एंड देन यू कैन स्पीड अप। तो आप स्टार्टिंग में अपनी रिदम बनाओ, प्रोग्रामिंग के साथ अपनी रिदम बनाएंगे, फिर अपन बहुत तेज तरीके से दौड़ सकते हैं, ठीक है। और बेस स्ट्रांग होता है ना तो आप कैसी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी बना सकते हो। बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी दो लेवल की बिल्डिंग भी गिर जाएगी। सर फर्स्ट स्टेप कब बनाएंगे? अभी मैंने बताया कि जैसे ही हमारा डार्ट सेशन कंप्लीट होता है फिर हम फर्स्ट स्टेप डेवलप करेंगे, फिर हम फ्लटर में चले जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके ओके। यस सन्नी, आपका डाउट था, आप पूछ सकते हो। भैया अभी मैं थोड़ा सा, मैं कोई और काम एकदम से ना कंपनी से कोई मतलब ऑफिस से कोई कॉल आ गया उसका, तो मैं कल अगर आपको आपको कोई दोपहर में। पर्सनल है ना, जैसे आप फायरबेस से हाँ जी, हाँ जी, बात किया था, तो आप 12:30 के आसपास मुझे कॉल कर सकते हो। जी दैट जी दैट जी इज द जी, टाइम व्हेन आई गेट फ्री। मैं लंच टाइम पे करूंगा भैया कल। हाँ आप कर देना, जब मैं अवेलेबल होगा तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, अपन कॉन्फ्रेंस पे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू भैया। ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आपको आपका ये सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। इज देयर एनीथिंग टू प्रैक्टिस लाइक हैकर रैंक फॉर फ्लटर टू लर्न बेटर वे? देखो बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, सबसे सिंपल वे है कि सबसे फॉलो द बेसिक्स। पहले बेसिक्स पे जाओ, फिर 10 चीजें ट्राई करो। तो पहले बेसिक कवर करो, फिर मैं आपको ऐसी बहुत सारी साइट्स बताऊंगा जहां जाके आपको बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स मिलेंगे डार्ट के, उनको आप ट्राई करते रहो। डेली के 10 प्रोग्राम्स बनाओ, यू कैन जस्ट बेटर योर डार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको इतना कैपेबल कर दूं इस डार्ट सेशन से, ताकि आप फ्लटर में अपने हिसाब से कोड को मॉड्यूलेट कर सको। आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं, या लिखना पड़ता है ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा लिखना होता है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लिखना क्यों पड़ता है ये मुझे पता है, और मैं इसको किस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकता हूँ, ये हमारा मेन मोटिव है, ठीक है दीक्षित। ओके एवरीवन, आई होप आपके लिए सेशन इंटरेक्टिव रहा होगा, एंड ऐसे ही सेशंस रहेंगे हमारे। थ्योरेटिकल भी ना मैं इंटरेक्टिव बनाऊंगा आपके लिए, ताकि हम डिस्कशन करें और चीजों को समझें। और थ्योरेटिकल सेशन ना 5% भी नहीं होंगे हमारी क्लास में, ज्यादातर जो होंगे वो आपके प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें बिल्ड होगी ना वो थ्योरी पे ही बेस बिल्ड होगी, ठीक है। ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।